नमस्कार। मेरे ख्याल से आप सब लोगों ने स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी ये सोनी लिव की सीरीज़ देखी होगी। हर्षद मेहता की इस सीरीज़ में हर्षद मेहता के अलावा और एक कैरेक्टर अपनी पहचान छोड़ गया है और उसका नाम है ब्लैक कोबरा या मनु मानेक मुंद्रा। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो हर्षद मेहता की सीरीज़ है वह सुचेता दलाल के बुक पर आधारित है और बुक पे आधारित होने के कारण उसी प्रकार से उसके कैरेक्टर और सीरीज़ को लिखा गया है। तो मनु मुंद्रा एक मनु मुंद्रा मानेकी है। बहुत सारे लोग उनको मनु मुंद्रा से नाम से जानते हैं लेकिन पूरा नाम नहीं जानते, तो उनका पूरा नाम है मनु मानेक मुंद्रा। बहुत सारे लोग उनको आरकेडी भी समझते हैं। आरकेडी वही है जो मनु मानेक जी के साथ 3 आदमी खड़े रहते हैं सीरीज में, उनमें से वाइट शर्ट पैंट पहने वाले वो आरकेडी, लोग उनको आरकेडी समझते थे लेकिन वो आरकेडी नहीं, आरकेडी अलग आदमी है और मनु मुंद्रा अलग आदमी है। मनु मुंद्रा का कैरेक्टर सतीश कौशिक ने निभाया है। तो मनु मानेक को सीरीज में जैसा दिखाया गया है वैसे वो मंदिड़ी है। मंदिड़ी यानी बियर, यानी मार्केट को नीचे खींचने वाले, और बियर कार्टेल के वो मुखिया भी है और इन्होंने कई साल तक बियर कार्टेल को रूल भी किया था। उनको ब्लैक कोबरा भी कहते थे। ब्लैक कोबरा किस लिए क्यों कहा जाता था उनको, क्योंकि ओरिजिनली उनका स्किन टोन यानी स्किन कलर थोड़ा ब्लैक या डार्क कलर का था और वो अगर किसी कंपनी के शेयर को उसको गिराना है उन्होंने ठान लिया तो बिंदासली उस कंपनी के शेयर को गिराने के लिए काम पे लग जाते थे, घुस जाते थे अंदर। तो इन स्किन का कलर ब्लैक और वो जो फियरलेसनेस, जो बिंदासपना उसके अंदर था, उसकी वजह से उनको ब्लैक कोबरा नाम पड़ गया था। मनु मानेक की और एक बात है, मनु मानेक छोटे ट्रेडर, छोटे ब्रोकर को ज़मीनी लेवल से ऊपर उठाने के लिए जाने जाते थे। मतलब वो अगर कोई ट्रेडर या कोई ब्रोकर मनु मानेक जी को पसंद आ गया तो उसकी लाइफ बन जाती थी। मनु मानेक उसको अपने साथ ऊपर ले जाते थे, मार्केट का बड़ा खिलाड़ी बनाते थे। एक मनु मानेक की छवि थी, वो उसके लिए जाते थे। वो जिसके भी सिर पर अपना हाथ रखते थे उसको अपने साथ ऊपर उतारते थे, मतलब अपने साथ ग्रो करवाते थे, उसको पैसा कमाने का मौका देते थे, पैसा और नाम भी कमाने का मौका देते थे। लेकिन मनु मानेक का खौफ इतना बड़ा था कि बड़ी पीयूसी कंपनी यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी, या उसको आप सार्वजनिक कंपनी भी बोल सकते हैं, या और जो लिस्टेड कंपनी रहती है शेयर मार्केट में, बड़ी लिस्टेड कंपनी, तो पीयूसी कंपनी और लिस्टेड कंपनी किसी को भी अपना सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और डायरेक्टर सिलेक्ट करना था तो वो सबसे पहले मनु मानेक से राय ली जाती थी। मनु मानेक को बताया जाता था कि हम इस व्यक्ति को सीईओ बना रहे या इस व्यक्ति को डायरेक्टर बना रहे, आपको चलेगा ना। अगर मनु मानेक ने हाँ कहा तो उसे डायरेक्टर और सीईओ बना जाता था। अगर मनु मानेक ने उसे नहीं कह दिया तो उस व्यक्ति को डायरेक्टर या सीईओ बनाया नहीं जाता था। वो व्यक्ति कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी क्वालिफाई हो, कितना भी एजुकेटेड हो, उनको डायरेक्टर या सीईओ बनाया नहीं जाता था। तो मनु मानेक की इतनी बड़ी पोस्ट थी, इतनी बड़ी पावर थी और इसके लिए उनको इतनी रिस्पेक्ट मिलती थी कि उनके एक हाँ या ना पे बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ और डायरेक्टर का फ्यूचर तय होता था। तो इनको इस पर इतनी रिस्पेक्ट मिलने का कारण यही था। और 80s में बियर और बुल जब भी बड़े शेयर्स यानी 50 लाख शेयर्स, 1 लाख शेयर्स, 2 लाख शेयर्स में खेलते थे तो मार्केट से पैसा उधार लेता था। कोई भी बुल रहा या कोई भी बियर रहा, वो बड़े शेयर्स के साथ उसको खेलना होता तो वो मार्केट से पैसा उधार लेता था। मार्केट का ब्याज भी ज़्यादा रहता था। ब्याज यानी 15% इंटरेस्ट या 20%, 25% इंटरेस्ट रहता था। लेकिन जब मनु मानेक अपने किसी कंपनी के लिए या किसी शेयर के लिए जब खेलने जाते थे तो वो मार्केट से पैसा नहीं उठाते थे, वो अपना खुद का पैसा लगाते थे, इसलिए उनको इतनी रिस्पेक्ट मिलती थी। बाकी लोग, मतलब आप देखिए ना, बाकी लोग मार्केट से पैसा उतारे, बाकी लोग मार्केट के पैसों पे डिपेंड है, इतना सारा ब्याज भर रहे, इंटरेस्ट भर रहे, लेकिन मनु मानेक की ऐसी बात नहीं थी। वो खुद के दम पे, खुद के पैसों पे ये सब खेलते थे, इसलिए भी उनको इतनी रिस्पेक्ट मिलती थी। मतलब देखिए ना आप, रिस्पेक्ट के 2 भी मेजर रीज़न हो गए। एक तो पीयूसी या लिस्टेड कंपनी का सीईओ या डायरेक्टर मनु मानेक के हाँ या ना से
सिलेक्ट होता था। और दूसरा, मनु मानिक इतनी बड़े शेयर, इतनी बड़ी कंपनी के शेयर में खेलने के लिए इतना बड़ा पैसा खुद का लगाते थे, मार्केट से पैसा नहीं लेते थे। आप खुद सोचिए, जब मार्केट के सारे लोग पैसे उधार लेके शेयर के साथ खेलते थे, तब मनु मानिक अपना खुद का पैसा लगाते थे। इसी वजह से लोग उनकी इज्जत भी करते थे। और ये जो 3 आर जो मनु मानिक के साथ दिखाए जा रहे हैं सीरीज में, 3 खड़े आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पे, वो क्लाइंट का पैसा उतारते थे। लेकिन मनु मानिक, मैंने आज जैसा आपको बताया, वो खुद का पैसा लगाते थे, खुद के दम पे सब खेलते थे। और उनका नेटवर्क भी बड़ा था। ऐसा नहीं था कि वो मतलब जो मंजड़े थे, लेकिन उनका कांटेक्ट बहुत बड़ा था। वो बहुत बड़े लोगों से उनके कांटेक्ट भी थे। उनकी और एक चीज़ थी, 80s से 90s तक, 90 का स्टार्ट में यानी 91-92 तक उन्होंने डलर स्ट्रीट को पूरा रूल किया था। वो डलर स्ट्रीट के बेताज बादशाह बन गए थे। वो अगर उन्होंने ठान लिया तो डलर स्ट्रीट राइट साइड मुड़े तो राइट साइड मुड़ जाएगी, लेफ़्ट साइड मुड़े तो लेफ़्ट साइड मुड़ जाएगी। इतना उनका पावर था, इसलिए भी लोग उतनी उनकी रिस्पेक्ट करते थे। अगर उन्होंने कहा कि दलाल स्ट्रीट पे स्ट्राइक होनी चाहिए तो स्ट्राइक शुरू हो जाती थी। उन्होंने कहा अब दलाल स्ट्रीट की स्ट्राइक बंद होगी तो उसी समय स्ट्राइक बंद हो जाती थी। आपने सीरीज़ ने भी देखा होगा कि हर्षद मेहता को फंसाने के लिए उन्होंने स्ट्राइक एक्सटेंड की है कुछ दिनों के लिए। तो ये इतनी पावर थी मनु मानिक मुंद्रा की, इसलिए भी लोग उनको डरते थे। वो 1 मैन आर्मी थे, सब अपने हाथ से करते थे और पावर भी थी उनके पास। जैसे मैंने आपको बताया, उनका नेटवर्क भी एकदम स्ट्रांग था। अगर किसी बुल ने मार्केट से ज़्यादा इंटरेस्ट पे पैसा उठाया शेयर मार्केट में खेलने के लिए, तो मनु मानिक को तुरंत पता लग जाता था कौन कहाँ पैसा उठा रहा है, किस बैच पे उठा रहा है, कहाँ लगा रहा है, कौन सा शेयर ज़्यादा ऊपर जा रहा है। उनको सब पता था, मतलब सब पता रहता था। उनका नेटवर्क इतना स्ट्रांग रहता था कि उनको तुरंत सब पता चल जाता था। अगर किसी कंपनी के शेयर में लोग ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे, उस कंपनी के शेयर में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे, अगर मनु मानिक को पता चल गया तो आपने बियर कार्टेल के साथ उस कंपनी के शेयर्स पे तूफान तरीके से पढ़ते थे, उस कंपनी के शेयर पे हैमरिंग करते थे और उस कंपनी के शेयर को गिराना चालू कर देते थे। अब सामने वाला बुल तो उठा रहा है शेयर को, लेकिन मनु भाई और उनका कार्टेल शेयर को नीचे गिरा रहा है अपने पूरे कार्टेल के साथ। तो उसका पैसे का लॉस हो रहा है बुल का, क्योंकि उसने बैच पे पैसे उधार लिए। मनु भाई के खुद के पैसे, तो उनका कुछ लॉस नहीं हो रहा है। तो सामने वाला बुल ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकता था और ज़्यादा घाटा होने लगा तो सामने वाला बुल अपना पोजीशन कवर करने लग जाता था और स्क्वायर अप करके निकल जाता था। तो उसको देख के बाकी भी जो बुल थे छोटे, वो भी कवर अप करने लग जाते थे और निकल जाते थे। तो कवर अप करते 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 कंपनी का शेयर बहुत नीचे आ जाता था और सबको घाटा हो जाता था। लेकिन उसी टाइम मनु मानिक मुंद्रा अपना पैसा बना के, अपना प्रॉफिट बना के, अपनी खुद के दम पे जो पैसा लगाया उस पर और ज़्यादा पैसा कमा के इतनी शांति से निकल जाते थे कि किसी को ज़्यादा पता नहीं चलता था। तो मनु मानिक की इतनी बड़ी पावर थी कि वो अपने दम पे पैसा लगा के किसी भी शेयर, कंपनी के शेयर को गिराते थे, उठाते थे और पैसा कमा के निकल जाते थे। उनके बारे में और एक ख़ास बात है, बेयर ऑपरेटर, आज के जो बेयर ऑपरेटर है, किसी कंपनी के शेयर को अगर नीचे लाना चाहता है, जो बेयर कार्टेल है, जो 1992 का सीरीज में जो बेयर कार्टेल दिखाया गया है, उसके वंशज यानी उसकी अगली पीढ़ी आज भी एक्टिव है, आज भी बेयर कार्टेल एक्टिव है। लेकिन आज थोड़े से सेबी के रूल्स और गवर्नमेंट के रूल्स, आरबीआई के रूल्स थोड़े स्ट्रांग हो गए, लेकिन वो बेयर कार्टेल अपना काम आज भी करता है। अगर उन्होंने चाहा तो वो किसी भी कंपनी के शेयर को नीचे लाता है। लेकिन आज के बेयर ऑपरेटर 30 से 60% से ज़्यादा किसी शेयर को नीचे नहीं ला सकते। लेकिन मनु भाई की पावर इतनी थी, अगर उन्होंने ठान लिया उस समय 80s में या 90s के स्टार्ट में कि किसी कंपनी के शेयर को नीचे लाना है, तो वो सीधा 100 से 1 पे लाते थे। मतलब देखिए आज के बेयर कार्टेल कितने तक ला सकते, 100 से 60 तक लाएंगे या 30 तक लाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन मनु भाई अगर सोचे उस टाइम तो 100 से सीधा 1 पे लाते थे। और ऐसा नहीं था कि वो बहुत साल लेते थे नीचे लाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता या 2 हफ्ता, उससे ज़्यादा मनु भाई वक्त नहीं लेते थे। तो ये मनु भाई की ताकत थी, ये मनु भाई की पावर थी, इसलिए भी लोग मनु भाई से डरते थे।
अगर आप देखिए, अगर मनु भाई के अगेंस्ट या मनु भाई से किसी कंपनी ने पंगा ले लिया तो मनु भाई उस कंपनी को शेयर्स को खाली खाली नहीं लाते थे। अगर अब बड़ी कंपनी ने मनु भाई से पंगा ले लिया ना, तब वो उसको शेयर्स को खाली खाली नहीं लाते थे। शेयर्स खाली भी लाएंगे, नीचे भी लाएंगे, कंपनी को लॉस भी करवाएंगे, लेकिन लॉस इतना करवाते थे कि कंपनी को बैंकरप्ट कर देते थे। यानी कंपनी को पूरे कर्ज में डुबो के उसका मतलब नामो निशानी मिटाने की पावर उनके पास थी। इसलिए लोग उनसे, बड़ी बड़ी कंपनियां भी उनसे डर के रहते थे। लेकिन आज तक मनु भाई एक व्यक्ति से हारे हैं। तो उन्होंने सारी कंपनियों से पंगा लिया, लेकिन खाली एक व्यक्ति से हारे, और वो उनका नाम है धीरूभाई अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के धीरूभाई अंबानी। या इसके बारे में मैं आने वाली वीडियोज़ में बात करूँगा। मनु भाई वर्सेस धीरूभाई, ये जो लड़ाई, इंटरेस्टिंग लड़ाई, उसके बारे में आने वाली वीडियो में बताऊँगा। तो इसके बाद धीरूभाई, जब मनु भाई को हराया धीरूभाई ने, तो उसके बाद धीरूभाई देश के सबसे अमीर व्यक्ति भी बने। और उनके जो मनु भाई को हराने के जो तौर तरीके उन्होंने अपने बेटे मुकेश अंबानी को सिखा दिए, और वो भी अब भारत के तो रिचेस्ट है, वर्ल्ड के भी टॉप 10 में रिचेस्ट पहुंच गए हैं। मनु भाई की और एक बात मैं आपको बताता हूँ, अगर किसी बॉन्ड इशू या कोई दूसरी और चीज़ को ऊपर चढ़ाना है तो और रेस कराना है, तो इवन टाटा, बिरला, स्टेरलाइट, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां, रिस्पेक्टेड कंपनियां, मतलब उनकी कंपनियों, टाटा बिरला का आज भी नाम रिस्पेक्ट से लिया जाता है। और उस समय 92, 80s में भी लिया जाता था। उस समय भी वो कंपनियां बॉन्ड इशू रेस करवाने के लिए या कोई और चीज़ रेस करवाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए मनु भाई से बात करते थे। तो मनु भाई के पावर का अंदाज़ा इधर भी हो जाता था। लेकिन मनु भाई की सबसे बड़ी बात, जो आज के लोगों को और यूथ को भी, और जो मार्केट में खेल रहे हैं पैसों में, उनके लिए बहुत ध्यान देने वाली बात है कि इतना पावरफुल आदमी होने के बाद भी मनु भाई किसी को पता नहीं थे। मतलब आप मुझे अगर कमेंट में बताइए कि ये जो सीरीज़ है स्कैम 1992, ये रिलीज़ होने से पहले किसी को पता था कि मनु भाई कौन है? मनु भाई, मनु मांडेक मुंद्रा कौन है? ब्लैक कोबरा कौन है? नहीं पता था ना। तो मनु भाई का रहना, मतलब द वे ऑफ लिविंग लाइफ ऐसी ही थी, लो लाइफ वो रहते थे, इतना पैसा कमाते थे, इतना उनका बड़ा पावर था, लेकिन वो उनका जो नाम है किसी भी न्यूज़पेपर में, किसी भी न्यूज़ चैनल में आता नहीं था। लो लाइफ रहते थे। उनके पास ना ज़्यादा बड़ी गाड़ियाँ थी, ना बड़ा बंगला था। तो ऐसी बात है ना, जिसके पास ज़्यादा पैसा रहता है, जिसके पास ज़्यादा पावर रहती है, वो शांति से रहता है अपने अपने शांति में, घर में। और जब पावर पैसे का यूज़ करना है तो वो कर देता है। लेकिन जिसके पास कम पैसा रहता है वो ज़्यादा उछलता है, ज़्यादा बड़ी गाड़ी लेता है, ज़्यादा बड़ा बंगला लेता है, लोगों को दिखाता है मेरे पास ज़्यादा पैसा है, मेरे पास ज़्यादा पावर है। लेकिन उससे भी ज़्यादा पावर वाले लोग, उससे भी ज़्यादा पैसे वाले लोग शांति से छोटे घर में बड़े रहते और सादी गाड़ी में घूमते हैं। तो हर्षद मेहता ने यही किया ना, बड़ा बंगला लिया, बड़ी गाड़ियाँ ली, और मीडिया के सामने सूट बूट में जाने लगा, तो लोगों की नज़र में आ गया। इससे भी हर्षद मेहता के ज़्यादा दुश्मन हो गए। इस वजह से भी, मतलब वन ऑफ द रीज़न वही है, हर्षद मेहता की रीज़न दुश्मन तैयार होने वाले में। आपके जो शेयर ट्रेडिंग करने वाले, जो मतलब अभी के जो लोग हैं, वो दिन में से ज़्यादा 2, 5, 10, 15, 20 लाख कमाते होंगे, महीने के 1 करोड़ कमाते होंगे। लेकिन उस टाइम भी मनु भाई है और जो आरकेडी तीनों खड़े मनु भाई के साथ, वो उस टाइम भी कुछ करोड़ कमाते थे। और आज उनमें से तीनों लोग जिंदा है जो खड़े हैं उनके साथ, वो आज कई सौ करोड़ कमाते हैं दिन के। और आप कुछ लाख कमा के महीने के, या कुछ दिन के या महीने के आप पकड़ लो, कुछ लाख कमा के अगर आप उछल रहे हो, तो आप मूर्ख हो। कि वो लोग आज भी कई सौ करोड़ कमाते, मतलब उनका महीने का पैसा कमाने का अंदाज़ा लगाया तो वो मतलब 100 करोड़ से भी आगे निकल जाएगा। तो इतना पैसा कमा के भी वो लोग एकदम शांति से रहते हैं, ज़्यादा किसी को बताते नहीं, ज़्यादा किसी से बात नहीं करते, मेरे पास इतना पैसा है, पावर है। तो लो लाइफ रह के भी अपने पावर और पैसे का वाजिब इस्तेमाल मनु भाई ने किया था, जो बाकी लोग नहीं कर सकते थे। इसलिए मनु भाई के बारे में किसी को नहीं पता था। और उनकी फेयरलेस की 2-4 एग्जाम्पल तो मैंने आपको दे दी। अभी मनु भाई के साथ जो 3 आरकेडी खड़े रहते, 3 जो लोग, उनके बारे में मैं थोड़ी बात आपको बता देता हूँ। 1980s में और 90s में एक बदला सिस्टम चलता था। इक्विटीज़ में 13 दिन का सेटलमेंट का साइकिल रहता था।
वहाँ भी वो लोग सेल करके किसी भी शेयर को शॉर्ट टर्म में ऊपर उठाना गिराना वो करते थे आरकेडी जो 3 लोग खड़े मनु भाई के साथ। लेकिन केतन पारेख के स्कैम के बाद एनएससी ने यह सिस्टम पूरी तरह बंद कर दिया था। यहाँ पे एक चीज़ आती है, मनु भाई के साथ जो 3 व्यक्ति दिखाए गए उनमें से एक सफ़ेद कपड़े वाला व्यक्ति बोलता है कि मैं आप बोर हो गया हूँ, अब मुझे थोड़ी शांति चाहिए, अब मैं शेयर मार्केट से निकल के किसी बाहर निकल के लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो अब दूसरा व्यक्ति बोलता है उनके साथ जो खड़ा रहने वाला है, उसका नाम है आर राकेश, पूरा नाम नहीं लूँगा मैं, अभी तो टाइम है बुल बनने का और न जाने अगला बिग बुल मैं ही बनूँ, मतलब अगला हर्षद मेहता मैं ही बनूँ। और वो बात सच निकली है, मतलब आज वो शेयर मार्केट में वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है, वो दिन के कई सौ करोड़ कमाते हैं, तो बिग बुल बन चुके, जो बात उन्होंने 1992 में कही थी। लेकिन इन तीनों में से, और उन्होंने सीरीज़ में कहा था कि मैं शॉर्ट ट्रेडिंग छोड़ दूंगा, ऐसे सीरीज़ में दिखाया गया है तीनों ने। लेकिन सीरीज़ के बाद यानी 1992 के बाद उन्होंने शॉर्ट ट्रेडिंग छोड़ी नहीं। इनफैक्ट वो अगले 8-9 सालों तक यानी 2000-2001 तक एकदम एग्रेसिवली शॉर्ट ट्रेडिंग करते रहे, और लेकिन वो सीरीज़ में दिखाया नहीं गया है। जिन्होंने शॉर्ट ट्रेडिंग छोड़ने की बात की थी वो मल्टीनेशनल कंपनीज में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी थी, और आज एक वो मल्टीनेशनल कंपनी जैसे बिग बाज़ार जैसी कंपनी के मालिक भी है। आप कमेंट में गेस कर सकते हैं, उन्होंने ट्रेडिंग नहीं छोड़ी थी। इनफैक्ट उनका एक सही तरीका था अपने आप को डिपेंड करने का स्कैम के बाद, जो 92 का स्कैम हुआ, क्योंकि केतन पारेख का स्कैम हुआ हर्षद मेहता के बाद, तो रेगुलेटर्स उनके पीछे पड़ गए। तो वो अपने आप को इस तरह से डिपेंड करते थे कि मैं ऑनेस्टली बता देता हूँ कि मैं डे टू डे शॉर्ट ट्रेडिंग में अगर 1 करोड़ से ज़्यादा की शॉर्ट ट्रेडिंग करता नहीं, मतलब मैं 1 करोड़ तक अपनी लिमिट रखता हूँ। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 20-22 साल पहले वो 1 करोड़ की लिमिट रखते थे, मतलब दिन में 1 करोड़ की शॉर्ट ट्रेडिंग हो गई तो मैं छोड़ दूंगा, मतलब 1 करोड़ वो उस टाइम कमाते थे 90s में, 92-95 आप पकड़ लीजिए, 20-22 साल 25 साल पहले। तो आज वो क्या कमाते होंगे, उस टाइम वो 1 करोड़ कमाते थे। तो आज उस 1 करोड़ की इन्फ्लेशन कीमत लगा दीजिए कितना पैसा वहाँ था जब केतन पारेख का .com वाला स्कैम भी हुआ था। तब बेयर कार्टेल के लोग 3-4 लोगों से 7-8 लोगों का कार्टेल बन गया था। उनमें से 4 लोग अभी भी ट्विटर पे एक्टिव है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। और इन 7-8 लोगों में से बेयर कार्टेल के 4 लोगों के पीछे रेगुलेटर पड़ गया था। ये कार्टेल आईटी शेयर्स में भी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म करते थे। आईटी के जो कंपनीज थे उनके शेयर्स में भी लॉन्ग टर्म करना, शॉर्ट टर्म करना, कंपनी को ऊपर उठाना, नीचे गिराना। तो एक बार उन्होंने इन्फोसिस के शेयर में झोल झपाटा करने की कोशिश की थी, लेकिन रेगुलेटर ने अचानक उठने वाले शेयर्स का स्पाइक देख के उनको पता चल गया कि इसमें कुछ झोल झपाटा चल रहा है, तो इसलिए रेगुलेटर इन बेयर कार्टेल के 3-4 लोगों के पीछे पड़ गया था। और इसी मामले में बेयर कार्टेल ने 3 लोगों को रेगुलेटर ने बेयर कार्टेल के 3 लोगों को अरेस्ट भी कर लिया था। लेकिन ये बात किसी पेपर में भी नहीं आई, किसी न्यूज़ चैनल में भी नहीं आई और कहा भी नहीं आया, क्योंकि इन लोगों के पास पैसा बहुत रहता है, तो वो सारे न्यूज़ मैनेज कर लेते हैं। किसी को ये बात पता नहीं चलती, न्यूज़ में आती नहीं ज़्यादा, खाली शेयर मार्केट के जो क्लोज रिलेटेड लोग रहते हैं उनको ये बात पता चलती है। और सीरीज़ में मनु मानेक के साथ जो खड़े रहने वाले ट्रिपल आर में से बहुत सारे, मतलब तीनों आर को बहुत सादा सीधा दिखाया गया है। मतलब ऐसा है कि सब झुक के खड़ा रहना, मनु मानेक जो कहे तो उस कहने को हा कहना, मनु मानेक की बात मानना। लेकिन असल ज़िंदगी में असल जो घटना थी उसमें ये लोग इतने सीधे साधे नहीं थे। वो तीनों के तीनों जो आर आपको दिख रहे स्क्रीन पे वो बहुत एग्रेसिव थे। तो मनु मानेक जी के बारे में मैंने आपको ये कई सारी बातें बता दी, और साथ साथ में मैंने आपको इन 3 आर के बारे में भी थोड़ा बहुत बातें बता दी। लेकिन आप बात करते फिर मनु मानेक की, जब 92 या केतन पारेख के स्कैम के बाद बीएसई से जब एनएसई भी आया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी आया, तो सिस्टम बेस्ड चीज़ें होने लगी, मतलब सिस्टम अपडेटेड होने लगा, कुछ नियम भी बदल गए, कंप्यूटर आ गया, जो पेपर पे जो सब बिजनेस चलता था वो भी धीरे धीरे बंद होने लगा। तो मनु मानेक जी की जो पुरानी ट्रिक्स थी वो थोड़ी सी कम काम आने लगी, यानी मनु मानेक थोड़े से पुराने हो गए सिस्टम के हिसाब से। तो उनको वो पता चल गया, तो उन्होंने
धीरे धीरे मार्केट से निकलना शुरू कर दिया और एक टाइम आ गया कि वो पूरे मार्केट से निकल गए। तो मतलब मनु मानेक इतने बड़े व्यक्ति थे कि बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े पीएसयू, उनके डायरेक्टर बोर्ड को चूज़ करने के लिए मनु मानेक से पूछते थे। अगर किसी कंपनी को उठाना हो तो मनु मानेक से राय लेते थे। अगर मनु मानेक से किसी कंपनी ने दुश्मनी ले ली तो कंपनी गिर जाती थी, बैंकर हो जाती थी। तो आप देखिए मनु मानेक की कितनी पावर थी, लेकिन कितने लो लाइफ रहे हो। हर्षद मेहता की तरह उन्होंने ज़्यादा पैसा दिखाया नहीं गाड़ी बंगला खरीद के। लोगों को पता ही नहीं था अभी तक मनु मानेक मुंद्रा कौन है, ब्लैक कोबरा कौन है। अभी सीरीज़ के बाद 10-20 दिनों से के बाद अभी लोगों को पता चल रहा है कि मनु मानेक इस नाम का पावरफुल व्यक्ति था। तो आप भी अगर यूथ के लिए भी मैसेज है, ज़्यादा उसलिए मत, ज़्यादा पैसा कमाया भी तो थोड़ी शांति में रहिए। अगर या तो वीडियो आपने देख ही लिया है तो मुझे आपको कहना चाहिए कि वीडियो को लाइक कीजिए, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा, मैं आपको कहूँगा अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कीजिए। अगर लेकिन वीडियो पसंद आया तो लाइक के साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और हो सका तो आपके व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप पे सब शेयर भी कर दीजिए वीडियो को। बस इतना ही निवेदन है। आगे आने वाली वीडियो में मैं मनु भाई वर्सेस धीरू भाई की लड़ाई के बारे में बात करने वाला हूँ। वो भी वीडियो इंटरेस्टिंग रहने वाली है। लेकिन फिलहाल यहाँ लाइक या डिसलाइक कुछ तो कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए हो सके तो। थैंक्स।